everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. आफ्टरनून Good afternoon. अब मैं स्टार्टिंग में एक्चुअली माइक म्यूट कर देता हूँ ना। अब बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें नॉइज होता है, वो समटाइम्स बड़ा इरिटेटिंग होता है। ठीक है, मैं कैसे लास्ट क्लास में थर्सडे को हमने पढ़ा था, वी हैव टू स्टडीड अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। यस सर दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया एंड दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। कि दो चीजों की हम बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ये आपने पढ़ लिया है। तो पहले मैं क्या करूंगा ना, एक्चुअली लास्ट क्लास में ना कुछ भी क्वेश्चंस हमने नहीं किए, तो पहले मैं एक कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। वो करने के बाद फिर हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कि उसके बाद हम चैप्टर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टार्ट द ग्रेविटी, क्योंकि अगर मैं अभी ग्रेविटी स्टार्ट कर दूंगा तो वो इसके साथ मिक्स हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। कि पहले आप इसके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर कर लो और उसके बाद हम ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। और ध्यान रखना कि वही मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि भाई अभी पैंडेमिक चल रहा है ना। स्कूल वाले कुछ सिलेबस अपना कम ज्यादा कर लेंगे, मॉडिफाई करके सिलेबस आएगा। 11th में आप एग्जाम दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, 12th में भी चले जाओगे, है ना। लेकिन और 12th में फिर 12th का पढ़ोगे आप, है ना। 12th में तो बेसिकली 12th पर फोकस होगा, तो तब तक लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो होंगी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और किसी को याद भी नहीं रहेगा ऐसा कुछ हुआ। उस टाइम फुल फ्लैज सिलेबस है ना। तो इसलिए अभी एकदम बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसको बाद के लिए मत छोड़ो कि अभी मैं इतना कर लेता हूँ बाद में ज्यादा कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी जो टॉपिक कर रहे हैं उसको आईटी जेई के हिसाब से कंप्लीट कर, है ना। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट, आप मार्क कर लोगे भाई ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस तरह से मार्क करते हुए चलो सिलेबस में। और हमेशा आईटी जेई का सिलेबस देखो क्या है, क्या चीज मेंस का सिलेबस है, क्या चीज एडवांस का सिलेबस है, और आपने आज तक कितना कर, उसके ऊपर हाईलाइटर कराते चलो, है ना। कि वह हाईलाइट करते चलो कि क्या क्या आपने आज तक कंप्लीट कर लिया। तो आप देखोगे ना सिलेबस के हिसाब से अभी बहुत कम चीजें ही आपने की है ना। तो इसलिए एकदम सिंसियरली मैं बोलता हूँ कि क्लास अटेंड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मेरे तो स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन सबसे पहले ये होती है कि आप क्लास में बैठो, क्लास अटेंड करो। अगर वो ही आप मेंटेन करते हो तो अपने आप सारी चीजें आपको है ना। और उसके बाद आप मॉड्यूल सॉल्व करो, कोई डाउट्स है तो उसको पूछो, है ना। कि कोई डाउट्स हैं थर्सडे के दिन मैं कई बार आपसे डाउट्स भी पूछूंगा। हो सकता है थर्सडे की जो क्लास है उसमें कुछ हाफ एन आवर का हम डाउट्स का विंडो रखें, कुछ देर थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद डाउट्स का विंडो रखें। चलो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल के आई गिव द फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यस्टरडे लेक्चर्स, उसके बाद हम ग्रेविटी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आ गया, या इसके पहले आप ये कर लो। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चंस करेंगे 3-4 बस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
इस क्वेश्चन में शायद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, विच आई सपोज, है ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ना इनकम्प्लीट है। एक्चुअली में पी पॉइंट की लोकेशन ये नहीं बता रहा शायद, है ना, पी पॉइंट की लोकेशन बताया हुआ है क्या? सर आर हाँ सही है, सही है, कंप्लीट कंप्लीट, सही है, सही है। ऊपर वो 3R दिया हुआ है, सही है, सही है, कंप्लीट क्वेश्चन है ना भव्य, आपका आंसर सही है। हाँ सही, ऑलमोस्ट सभी इसका सही आंसर आ रहा है ना, सबका सही आंसर है। इन्होंने भी पूछा है, आयशी, सुहाना, पीयूष, प्रणव, अनिरुद्ध, रमेश, प्रियांशु एंड भव्य, बिल्कुल सही आंसर है ना। आई शुड एक्सप्लेन दिस, है ना। साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, साक्षी योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, सही आंसर बता रहे हो आप लोग। आई मस्ट एक्सप्लेन इट। देखो इसमें इसने जस्ट ये बोला हुआ है कि एक का मास m है एंड दूसरे का मास जो है वो 2m है ना, और इसकी रेडियस आपकी दोनों की सेम ही है, ये रेडियस r है, ये भी r है। बस ये जो पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है ना, जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है, इससे इसकी r डिस्टेंस है, तो इससे जो इसकी डिस्टेंस है वो 2r। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपके कल आपने पढ़ा था कि रिंग के एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो माइनस जीएम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। रिंग के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो सिंपल से इससे आ जाएगा, इस रिंग से x की वैल्यू r है, इस रिंग से x की वैल्यू 2r है, तो जब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे पी पॉइंट पे तो दोनों का सम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस जीएम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये इस रिंग की वजह से यहाँ पोटेंशियल हो गया और इसकी वजह से भी पोटेंशियल हो जाएगा, माइनस जी इंटू 2m हो जाएगा, इसका मास 2m है ना, और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 2r स्क्वायर। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे आपका ए ऑप्शन सही है ना, इसका जो ए ऑप्शन होगा विल बी द करेक्ट, है ना, तो इसका सही है, ऑप्शन ए विल बी द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल में फर्क नहीं पड़ता है, फील्ड में फर्क पड़ जाता है। भाई नॉन यूनिफॉर्म भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो भी सारे मास की जो डिस्टेंस होगी, कोई भी एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस सबकी यही तो होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगी, है ना। कहीं ज्यादा मास है, कहीं कम मास है, सबका मिला के तो एम ही हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो पोटेंशियल में फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म भी होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम है, नॉन यूनिफॉर्म में पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो, है ना। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल सेम रहता है, क्योंकि सबकी डिस्टेंस तो ये हाइपोटेनस की ही होगी ना। कोई भी पेरिफेरी पे या पॉइंट हो गए, कहीं भी कोई मास है, उसके डिस्टेंस तो सेम ही है, तो सारे मास को ही ऐड करेंगे तो टोटल एम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर ना। फील्ड में डायरेक्शन होती है, उसमें फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फील्ड में सबके डायरेक्शन अलग अलग होगी ना, तो उस पर डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इस केस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हनी, योर आंसर इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन इस केस में क्या हो जाएगा, जबकि आपका सही है ना, ए ऑप्शन जो होगा वो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शेयर करते हैं। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ रमेश, योर आंसर इज करेक्ट. भव्या इज, योर आंसर इज करेक्ट. हाँ सही बात है प्रणव, आप सही बोल रहे हो. वी डिपेंड नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. हाँ Anirudh, your answer is correct. Aishi, your answer is correct. हाँ Aditi Joshi, your answer is correct. Hani, your answer is correct. बिल्कुल सही आंसर है, काफी लोगों के आंसर सही आ गए हैं. पहले एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना. इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना. और ध्यान रखना कि एकदम आप बिल्कुल मान के चलो कि आप ऑफलाइन ही बैठे हो, है ना. कोई आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो. कार्तिकेय, और आंसर इज करेक्ट. हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. जो मुझे पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगा, जैसे ऑफलाइन से ज्यादा ही पढ़ाऊंगा इसमें, है ना. इससे ज्यादा पढ़ाता हूँ इसमें. बट नाउ योर आंसर इज करेक्ट, है ना. उसमें तो क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसमें टाइम भी नहीं वेस्ट होता है. उसमें तो क्वेश्चन डिक्टेट करते हैं, लिखते हैं. इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं. ठीक है चलो, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. सही बता रहे हो आप, सबने सही बोला है कि डी ऑप्शन, है ना. देखो कल आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. आपने पढ़ा था कि अगर एम मास कोई है तो यू इक्वल टू एम इंटू वी होता है ना. यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम इंटू वी. कि अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट पे मुझे पता है ना, कि मान लो ये पी पॉइंट पे कोई मास रखा हुआ है और ये ओ पॉइंट है. यहाँ पे तो रेस्ट पे था, लेकिन ये रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी ना. रिंग तो फिक्स्ड है, वो तो मूव करेगी नहीं. लेकिन ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी. तो कितनी स्पीड से ये सेंटर ओ को क्रॉस करता है वो आपको बताना है. यहाँ पे स्पीड कितनी होगी इसकी. तो प्रॉब्लम ये है ना कि कई स्टूडेंट उसको सोचते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स से कर लें, तो लेकिन उससे कर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन वेरिएबल, तो जैसे जैसे मूव करेगा फोर्स चेंज होगा ना. फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा. तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स इसमें वैलिड नहीं होगा. तो इसमें जस्ट हम ये यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन. यहाँ बोलेंगे जब भी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई चीज मूव करती है तो सिस्टम का काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो रहता है वो कांस्टेंट है. ये आपने कल पढ़ा था कि जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम इस पी पॉइंट पे होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो ओ पॉइंट पे होगा. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा सर, आपका सेम रहेगा. तो जब ये पी पॉइंट में था तब तो रेस्ट पे था, तो काइनेटिक तो जीरो होगी. पोटेंशियल हम निकाल लेंगे. वह पी पॉइंट पे पोटेंशियल की जो वैल्यू हो जाएगी, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये हो जाएगा माइनस जी एम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर. ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से. लेकिन आपको ये जो चीज है ना, ये तो पोटेंशियल है, मास से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल मिल जाएगी. यहाँ पे एक एम मल्टीप्लाई भी कर. तो ये आपका आ गया पी पॉइंट पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम. जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम, पोटेंशियल का सम यहाँ पे होगा उतने यहाँ पे ओ पे. तो दिस विल बी इक्वल टू द ओ पे. ओ पे काइनेटिक एनर्जी अब इस एम मास की होगी. जब ये यहाँ पे पहुंचा तो एम मास की काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी हाफ एम जी, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी तो उतनी होगी. पोटेंशियल एनर्जी होगी, कि वो पॉइंट पे फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट 2, तो आप लिखोगे माइनस जीएम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना. माइनस जी एम. वहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी.
अगर सही हाँ, यहाँ से देखेंगे तो माइनस जी बाई हो जाएगा, स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम की पॉइंट पे होगा उतने ही काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या देगा सके आपको पॉइंट। और पोटेंशियल से पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट पे तो मास से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल तो इससे निकाल के v आप निकालो। तो जैसे आप v कैलकुलेट करोगे तो d फॉर दिल्ली ऑप्शन मिलता है, तो इस तरह से करना है ना। भाई इस तरह से पोटेंशियल होगा वो पॉइंट पे, क्योंकि वो तो स्केलर सम होता है ना, बहुत छोटे छोटे मास के सारे ऐड हो जाएंगे पोटेंशियल यहाँ, फिर कैंसिल हो गया ना डायरेक्शन की वजह से वो पॉइंट पे, लेकिन पोटेंशियल सारे पॉइंट पे क्या होगा सके आपका, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे आपका डी फॉर दिल्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो k प्लस u का सम आपको कांस्टेंट करना है, कि k एंड u का जो सम होगा वो सम क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ, बट नाउ योर आंसर इज करेक्ट, पहले ही बताया था ये आपका। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Okay, yeah, you can go for this question. ये आपका सब्जेक्टिव टाइप है, इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको। चलो ये तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, इसमें तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसे, है ना। आप आंसर टाइप भी करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा उसको टाइप कर पाना, है ना। हाँ सही है, काफी लोग आंसर सही बता रहे हैं, है ना। रमेश, भव्या, हनी, सब आपके आंसर सही, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना है आपको, कि इसमें आपको सबसे पहले तो निकालना है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस। अच्छा, गुड मैन, है ना। आपको इस पूरे सिस्टम की सही आंसर बता रहा हूं, आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि 2 पॉइंट मास होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो 2 पॉइंट मास, अगर एक कोई कैपिटल एम है और इससे किसी सेपरेशन पे अगर स्मॉल एम मास रखा हुआ है,
तो इसके बीच में अगर सेपरेशन की वैल्यू कोई आर है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। ये तो 2 पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसमें तो बहुत सारे पेयर्स है ना, तो एक तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पेयर की, एक इसकी होगी, एक इसकी होगी, तो सबकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी और सारे ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो जस्ट फॉर्मूला तो वही यूज होगा, जी इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मास सेम है, बाई डी। और चूंकि जितनी इस पेयर की है उतनी इस पेयर की उतनी इस पेयर की है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इतनी है ना कि भाई पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी माइनस 3 gm² डी हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि ये सब इक्वल ही हो, कभी डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको ये करना है कि जितने भी इंटरेक्शन हो रहे हैं उस सबकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सिंपल सम कर, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल, सबको आप क्या कर दोगे सम कर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि अगर इस ट्रायंगल का साइज डी से हम 2D कर दें तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वही कुछ नहीं है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लो जब 2D हो जाएगा, तो -3 gm² बाई डी की जगह पे 2D आ जाएगा। तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कल मैंने आपको लिखा था कि किसी भी सिस्टम में जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो आपका डेल्टा यू के इक्वल है। भाई इसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में तो एक्सटर्नल वर्क होगा, तो डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क, और डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। यू फाइनल को हम यू इनिशियल से क्या करते हैं, जैसे कि आपका माइनस कर देंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आ गया आपका। एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा, जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर ले लेते हैं, तो आपका 3 gm² डी तो कॉमन आ गया, है ना। और फाइनल जो होगा यहाँ पे आपका माइनस हाफ आ जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर होगा एक्सटर्नल वर्क डन का वो आपका 3/2 हो जाएगा। एक्सटर्नल वर्क डन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3/2 gm² अपॉन डी, ये आपका एक्सटर्नल वर्क है। तो ध्यान रखना कि पहले तो आपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली कि इस क्वेश्चन में कितनी है, जब पोजीशन चेंज हुई फिर से निकाल ली, और एक्सटर्नल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लो, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर इससे इसको चेंज करना है तो इतना एक्सटर्नल वर्क डन आपको करना, और वो एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये जनरल हम सर बात यू करेंगे। फाइनल कैसे निकाला आपने? यू फाइनल में डी की जगह पे 2D आ गया, भाई आपने ट्रायंगल का साइड ही तो चेंज कर दिया, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। भाई अब जो साइड है वो 2D हो गया, तो gm²/2D हो जाएगा, और ऐसे 3 फ्रैक्शंस हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर, और दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। या वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू द ग्रेविटी। एक क्वेश्चन के बाद हम ग्रेविटी पे आए। आपके स्कूल्स में सीधे वो ग्रेविटी से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। स्कूल में ये सब कंसेप्ट थोड़ा सा कम पढ़ाया, तो सीधे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ पढ़ाया, है ना, अर्थ की वजह से ग्रेविटी होती है ना, ये सब चीजें, लेकिन जो भी है अभी आप IITJEE के क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना तो आप देखोगे सारी चीजें आती है ना, सही है ना। एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना कि भाई जब पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव है, लेकिन जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, मतलब सिस्टम पे आप वर्क करें, तभी ये डी से 2D में कन्वर्ट, है ना। एक्सटर्नल वर्क डन जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ये आपका है। हाँ, you can go for this question. सर्कुलर मोशन भी काफी आप मूव कर चुके होंगे, तो आपको उसका भी हेल्प मिल जाएगा। सही टाइम पे हम एक चैप्टर
भाई यूनिवर्स में कोई भी चीज म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से तो मूव करती है, उसी का क्वेश्चन है। अभी तक कोई आंसर आया नहीं। इसमें ए क्या है? ट्रायंगल का साइड तो एल है, निकल से ए नहीं, वो एल ही होगा आंसर, है ना? आप ए की जगह पे एल ले लेना, ट्रायंगल का साइड तो एल दिया हुआ है, कोई नहीं, साइड आप ए ले लो। ये साइड लेके कर लो। हाँ, अभी चेक करता हूँ आंसर सारे। अर्णव, योर आंसर इज करेक्ट। अभी तक सिर्फ अर्णव का ही सही है, बाकी कोई आंसर सही नहीं है। हाँ, आयशी, योर आंसर इज करेक्ट। ओह, बहुत सारे आंसर आ गए। भाभी, योर आंसर इज करेक्ट। पीयूष झा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, है ना? अभी जितने लोगों के मैंने नाम लिए उन्हीं के आंसर सिर्फ सही है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल मिस्टेक है। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि ये जो तीनों मास है ना, तीनों पॉइंट मास एम मास के ले लो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक सर्किट परफॉर्म करता है ना, सेम स्पीड से। इसकी स्पीड भी v है, इसकी भी स्पीड v है, इसकी स्पीड भी है, तो v ही आपको निकालना है ना, सर्किट परफॉर्म कर रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आपको पता है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स की चाहिए होता है, और डिफरेंट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करते हैं, है ना? किसी केस में फ्रिक्शन कर सकता है, किसी केस में नॉर्मल फोर्स कर सकता है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। हम यहाँ पे पहले ये लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स राइट एक्ट एज सेंट्रीपिटल, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ये कैसे एक्ट करता है, जैसे कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पता है ये अगर m मास है तो ये भी m मास है, m मास इस m मास को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है विद सम फोर्स है। ये m मास भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है विद सेम फोर्स है, हाँ?
यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, अगर कोई मास में ले लूं, किसी भी एक को ले सकते हो। तो मैं इसके लिए अगर बात करूं तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो सेंटर की तरफ √3f हो जाएगा। एफ और एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर की तरफ क्या हो जाएगा, √3f हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कौन सी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो √3f हो जाएगा। तो हम लिख देंगे √3f प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा mv²/r के। √3f जो सेंटर की तरफ लग रहा है यही क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r के। v आपको निकालना है, तो f की वैल्यू पुट कर दो। f इन दोनों के बीच में फोर्स है ना, ये तो आपको हो जाएगा gm²/a² इक्वल टू m और v² तो सही है। अब रेडियस आप जान दो कि इसका साइड लेंथ एक a है, a रेडियस थोड़ी है, तो ट्रायंगल की साइड लेंथ है ना, तो आपको तो रेडियस मतलब ये निकालना है ना, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी, ये जो रेडियस होगा सेंटर से ये वाला डिस्टेंस r निकालना है आपको। तो आपको पता है कि अगर पूरा a है तो इसका हाफ जो होगा वो a/2 हो जाएगा, वैसे भी हम जानते हैं, फिर मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये a/2 हो जाएगा और ये एंगल 30 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसका जो रेडियस होगा वो a/2 cos 30 होगा, है ना। तो मतलब ये जो रेडियस होगा ये आपका √3a/4 होगा, है ना। कि अगर साइड लेंथ इसकी a है तो a/2 cos 30 से ये कितना हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा, जो सेंट्रोइड की डिस्टेंस होती है एपेक्स से वो इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू √3a/4, है ना। तो इससे आप सॉल्व करो, कितना आपका आंसर आ रहा है ना, कि व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, है ना, कि इससे आपका क्या आंसर आ रहा है, जरा चेक करो आप इसे, है ना, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, आंसर सही है क्या आपका। ये अगर साइड लेंथ है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, इसलिए गड़बड़ आ रहा है आंसर, वो सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा गलत मैंने रिजॉल्व कर वो दिया एक्चुअली r का अपॉन cos 30 कंपोनेंट, आएगा। हाँ बिल्कुल ना, r cos 30 जो होगा वो a/2 के इक्वल है, क्योंकि r हाइपोटेनस है, a/2 बेस है ना, तो जो r की वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, r की वैल्यू ये नहीं होगी, r की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आपकी आ जाएगी, वो हम जानते हैं, है ना, a/√3 आ जाएगी, वो तो होता है कि साइड लेंथ अगर ये है तो सेंट्रोइड की डिस्टेंस a/√3 होती है, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। यहाँ से a/√3 तो √3 कैंसिल, यहाँ से m भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली a भी कैंसिल, तो v की वैल्यू √gm मींस डी ऑप्शन होगा, जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, बिल्कुल सही है, अब आंसर सही है ना। इसमें कुछ नहीं था कि आपने बोला कि अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की तरफ कुछ ना कुछ नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वही तो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फोर्स इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इस एफ का रिजल्टेंट √3f हो जाएगा, तो √3f विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। f की वैल्यू आपने पुट कर दी gm²/a², तो हो गई m1 m2 के बीच में इक्वल टू mv²/r। r की वैल्यू अगर साइड लेंथ a है तो जो सेंट्रोइड की डिस्टेंस r होगी वो a/√3 होगी, तो आपका डी ऑप्शन सही है ना। कई बार ये मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, जो मैंने अभी की थी कि भाई ये इस चीज का कंपोनेंट a/2 है, ना कि इसका उल्टा सही है ना, कि भाई r का कंपोनेंट a/2 है, ना कि a/2 का कंपोनेंट r cos 30 a/2 के इक्वल है। तो ये आपने जस्ट निकाल दिया, तो ये हमने जस्ट पढ़ा। देखो अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, कभी मैंने अर्थ वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ।
कि भाई कोई सिंपल स्फीयर भी हो सकती है, बॉल भी हो सकती है, कोई भी चीज, जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है। अब हम पहली बार आते हैं ग्रेविटी के बारे में। तो आज आपका जो टॉपिक है, यू विल हैव टू स्टडी द ग्रेविटी, है ना, कि अब तक हम जनरल ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, पहली बार हम आते हैं ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी क्या होती है? फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन, right, due to earth, right, is called gravity. कि जब हम ग्रेविटेशन के सारे कंसेप्ट को अर्थ के लिए यूज करते हैं तो उसी पूरे कंसेप्ट को हम क्या होता है सिर्फ आपका ग्रेविटी। और ऑब्वियसली बात है, अर्थ को हम क्या मानेंगे? वैसे तो अर्थ देखा जाए तो एक नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एग्जैक्टली है भी नहीं, कि भाई एक आपका बल्ब होता है वो एग्जैक्टली स्फीयर भी नहीं है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ इज कंसिडर्ड एज, फॉर सिंप्लिसिटी, कि अर्थ इज कंसिडर्ड एज, राइट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अर्थ को हम क्या मान लेंगे कि अर्थ जो है वो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, हाँ, अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी दिस, ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डेंसिटी की वैल्यू आपकी हो जाएगी मास ऑफ द अर्थ बाय इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। हाँ, अर्थ को हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म मान लेते हैं और सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। तो जो भी कंसेप्ट आपने अभी तक सॉलिड स्फीयर के पढ़े थे उसको हम अर्थ के केस में यूज करेंगे, कि जो भी हम कंसेप्ट आपने सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़े थे उसको हम किस लिए यूज कर लेंगे, जैसे कि आपके अर्थ के केस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस तरह से अर्थ है ना, और ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड है, जब हम अर्थ के लिए उसको यूज करेंगे तो उसी को एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। भाई अर्थ के लिए जब आप यूज करोगे ना, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड अब तक आप वर्ड यूज कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ई, इसी को हम बोलेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जो चीज आप सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड जनरल बॉडी के लिए यूज कर रहे थे, जब अर्थ के लिए यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जी, क्योंकि दोनों फोर्स बाय मास ही तो होता है। कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड भी फोर्स बाय मास होता है, और जो आपका जी होता है ये भी तो फोर्स बाय मास ही होता है, हाँ। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। तो दोनों टर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। जब जनरल हम बात करते हैं तो उसका नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और जब हम स्पेसिफिक अर्थ के बारे में बात करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, है ना। तो अब सिंपल चीज है कि अगर आपने सॉलिड स्फीयर के सारे कंसेप्ट आपको पता है तो फिर अर्थ के लिए अलग से कोई कंसेप्ट पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। या आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपसे अगर ये बोला कि ये आपका कोई सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म अर्थ है ऑफ रेडियस आर, है ना, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इसके किसी आउटसाइड पॉइंट पे जी की वैल्यू कितनी होगी, जी आउटसाइड, तो जी आउटसाइड आपको पता ही है कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट की अर्थ कैसे बिहेव करेगी, एज ए पॉइंट मास। तो जब पॉइंट मास बिहेव करेगी तो जी आउटसाइड की वैल्यू जो होगी वो जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी। स्मॉल आर कोई भी जनरल डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, कि इसके बाहर अगर हम कोई पॉइंट निकालना चाहें और जी की वैल्यू निकालना चाहें तो जी आउटसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीएम बाय आर स्क्वायर, है ना। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द जी इनसाइड, जी इनसाइड मतलब इसके सेंटर से किसी इनसाइड पॉइंट पे जी की वैल्यू कितनी, वो भी हम जानते हैं कि जी इनसाइड की जो वैल्यू होगी वो जीएम इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। जो आपने ई इनसाइड एंड ई आउटसाइड पढ़ा था उसी के हम जी इनसाइड एंड जी आउटसाइड बोलेंगे। तो सेंटर से किसी स्मॉलर डिस्टेंस पे जी की वैल्यू जीएम बाय आर स्क्वायर होगी, स्मॉल आर स्क्वायर, और जी इनसाइड पॉइंट पे हो जाएगा जीएम इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। मतलब अगर आपसे यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए कि भाई जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, कि जी डिस्टेंस जो मैंने स्टार्टिंग के आपके पोस्टर में हमेशा 2 दिन से लिख रहा हूँ, 2 दिन से एक पोस्टर सिंपल सा शुरू में आ रहा है उसी का तो है कि भाई जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा।
है ना, कि भाई जी जो यहाँ पे वेरी करेगी वो कैसे वेरी करेगी, तो आपको पता है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये जी आउटसाइड होगा वो आपका हो जाएगा GM बाई स्मॉल आर स्क्वायर, एज ए पॉइंट मास बिहेव करेगा। तो आपको पता है अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू 0 होगी, जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और सरफेस पे जो जी की वैल्यू होगी वो GM बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और उसके बाद जी इनसाइड वाला फॉर्मूला इनवैलिड होगा, क्योंकि लीनियर वेरिएशन तो इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके लिए तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से वेरी करेगी, जी जो वेरी करेगी वैसे वेरी करेगी, और इनफाइनाइट में जाके ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की वजह से क्या होगी, 0 होगी। कौन सा रखना कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है वो इनफाइनाइट में जाके होती है, स्पेस में नहीं। तो भाई जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकले तो जी 0 हो गया, ऐसा गलत है। जी की वैल्यू अर्थ के अंदर भी होगी, है ना, सेंटर में 0 होगा, क्योंकि जहां स्मॉलर की वैल्यू 0 होगी सेंटर में जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे, है ना, जी की वैल्यू लीनियरली बढ़ेगी, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिक्रीज होगी, और इनफाइनाइट में जाके जी की वैल्यू 0। तो जैसे मैंने बोला जी इनसाइड जी आउटसाइड, अगर मैं जी एट सरफेस निकालूं कि एट सरफेस जी की वैल्यू क्या होगी, है ना, कि सिर्फ सरफेस पे कितना होगा किसी इस पॉइंट पे, तो सरफेस पे अगर मैं उसको जी नॉट लिखता हूँ तो इस जी नॉट की जो वैल्यू होगी सरफेस पे आपकी, वो आपका GM बाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, कि भाई जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, GM बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप इसमें सब तो हम आपको पता है कि मास ऑफ द अर्थ आपको नोन है, जी कांस्टेंट पता होता है, रेडियस पता होता है, तो यही चीज 9.8 मीटर पर सेकंड जो अब तक आप मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में जी की वैल्यू आप 9.8 लेते हो, वो अर्थ के सरफेस पे होती है। मतलब मैकेनिक्स में कितने देर की दूर की प्रॉब्लम होगी कि भाई 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर या मैक्सिमम 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर तो अर्थ को सरफेस में ही मान लेंगे। तो सर जो जी है ऑलमोस्ट हम यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। बोलो बेटा। सर ये तो फोर्स है ना, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8। किसने बोला बेटा 9.8 फोर्स का होता है, एक्सेलरेशन, ये भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सर स्मॉल जी क्या एक्सेलरेशन लिखना ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना 9.8 तो। है, वही तो है, ये स्मॉल जी क्या है, अच्छा हाँ ओके सर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है। जो चीज ग्रेविटेशनल फील्ड आप बोलते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स थोड़ी होता है, फोर्स बाय मास होता है, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फोर्स बाय मास में। तो नॉर्मल के लिए हम किसी चीज को नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का, जब वो अर्थ के केस में उसको यूज करेंगे तो उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने ई इनसाइड ई आउटसाइड को ही कन्वर्ट किया, तो सरफेस पे ये वैल्यू होती है, हम मान के चलते हैं कि अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज ऑलमोस्ट जी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो जो मैकेनिक्स में जो भी हम पढ़ रहे थे जी कांस्टेंट लगेगा क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये आपने निकाल लिया। तो जैसे आपने जी निकाला आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, कि अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के किसी आउटसाइड पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा वी आउटसाइड, तो वी आउटसाइड की वैल्यू हो जाएगी -GM बाय स्मॉल आर, कल ही आपने पढ़ा था, है ना। तो भाई वी आउटसाइड की जो वैल्यू होगी, है ना, ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसे, वी आउटसाइड की जो वैल्यू होगी वो -GM बाय स्मॉल आर हो जाएगी, है ना, क्योंकि एज ए पॉइंट मास बिहेव करेगा। अगर वी इनसाइड हम निकालें, भाई वी इनसाइड कितना होगा पोटेंशियल, तो इसका ही फॉर्मूला मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा निकाला, भाई वी, स्पेस की बड़ी कमी होती है, छोटे बोल होते हैं ना ये, है ना, यहाँ मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं कि व्हाट इज द वी आउटसाइड, वी आउटसाइड हो जाएगा -GM बाई स्मॉल आर। व्हाट इज द वी एट सरफेस, तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा, एंड वी इनसाइड, तो वी इनसाइड की वैल्यू के लिए फॉर्मूला मैंने ये बताया था, -GM by 2R। एंड 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, है ना। भाई सेंटर से किसी स्मॉलर डिस्टेंस पे जी की वैल्यू इतनी होगी, भाई सेंटर से इस डिस्टेंस से पोटेंशियल इतना होगा, और सेंटर में फील्ड 0 होता है ना, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा ना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, या अर्थ के सेंटर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये स्मॉलर 0 पुट कर दोगे, ये हो जाएगा -3GM बाई 2। वही सॉलिड स्फीयर का सारे फॉर्मूले वैल्यू होंगे, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल का जो भी आपने पढ़ा था सारे फॉर्मूले हमने इसमें,
सॉलिड स्फीयर का जो भी फील्ड का फॉर्मूला आपने बोला था उसी को हम जी बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाऊं अर्थ के लिए, कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, -3gm/2r से स्टार्ट सेंटर पे, फिर सरफेस पे आएगा, फिर उसके बाद ये, है ना। तो जो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला था वो सेम हम इसमें यूज करें, तो हमारे लिए सॉलिड स्फीयर और अर्थ में कोई फर्क नहीं, है ना। तो बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जस्ट हमने इसमें इस तरह से यूज सर जो हाँ। V सरफेस की वैल्यू क्या आती है, जैसे उसमें तो 9.8 मीटर पर सेकंड आती है। वो आपको निकालना पड़ेगा, आ जाएगा। वैसे देखो वी एट सरफेस अगर मुझे निकालना है तो gm/r² जो 9.8 है, तो वी एट सरफेस अगर मैं निकालूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, -gm/r को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा और r से डिवाइड कर दूंगा। तो जो gm/r² है, अभी आपने बोला g0 के इक्वल हो जाएगा, इंटू r हो जाएगा। तो g0 की वैल्यू अभी आपने बोला 9.8 है, और रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा 6,400 किलोमीटर इंटू 10.3, है ना। तो सरफेस से पोटेंशियल की वैल्यू इतनी नेगेटिव हो जाएगी, इतने जूल पर केजी। पोटेंशियल क्या होता है, इसलिए आपका जूल पर केजी स्क्वायर निकाल सकते हैं। वी इन के नीचे क्या लिखा है यहाँ पे सर? वी इन के नीचे वी इन, ये वी एट सेंटर है, ओके सर। वी एट सेंटर, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या है, ये वी एट सरफेस है। मतलब आपको ये जानना है इसकी उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू की होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू बस इतने की जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जो g0 होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड, बाकी सारी तो हम कैलकुलेट करते हैं। किसी को आपने 10 ले लिया था, है ना। तो जो सॉलिड स्फीयर सिंपल होता है उसी को हम अर्थ के केस में एग्जैक्ट किया था, या किसी दूसरे प्लैनेट के केस में अप्लाई करते हैं। जो भी स्फेरिकल प्लैनेट्स हैं सबके लिए चीज है, उस प्लैनेट का मास और रेडियस अलग अलग हो, सबकी ग्रेविटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब आ गया कि अभी आपने बोला है कि भाई जी यूनिफॉर्म नहीं रहता, बल्कि जी की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैकेनिक्स में तो आप क्या करते थे ना, आपका जो प्रॉब्लम होता था वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हाइट पे ही होता, तो आप बोलते थे कि जी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे तो जी थोड़ी सेम रहेगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम चीज पढ़ते हैं दैट इज द वेरिएशन इन जी। हाँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, यहाँ पे वी स्टडी द वेरिएशन इन जी। 3 डेरिवेशंस होते हैं, ये आपके डेरिवेशंस हैं, ये आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। डेरिवेशन, वी हैव द 3 डेरिवेशंस। पहला डेरिवेशन होता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, कि भाई हाइट की वजह से जी में वेरिएशन कैसे होता है ना। तो भाई अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये अर्थ है ना, और इससे यहाँ पे कोई पॉइंट है एच हाइट पे, और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको आर दिया हुआ है, तो अगर अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू g0 है तो किसी हाइट पे कितनी होती है ना, कि हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अगर अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू g0 है तो किसी हाइट h पे कितनी होती है, तो सीधे हम जी आउटसाइड का फॉर्मूला लगा देंगे। भाई जी आउटसाइड की तो बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि आपके जी आउटसाइड, तो जी आउटसाइड हो जाएगा gm/r²। अब स्मॉलर स्क्वायर जो होती है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की, तो इसको हम इसके टर्म्स में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा gm/r+h का होल स्क्वायर। अगर अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू g0 है तो किसी हाइट पे g की वैल्यू क्या होगी, ये होगी gm/r+h। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करना होता है कि व्हाट इफ h इज, भाई आपको हाइट के साथ वेरिएशन निकालना है लेकिन हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। व्हाट इफ
h इज वेरी वेरी लेस देन, वेरिएशन तो है लेकिन बहुत ज्यादा हाइट में नहीं निकालना है, h की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो उस केस में थोड़ा सा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, g इक्वल टू ये लिखेंगे और इस पूरे से r स्क्वायर को आप कॉमन ले, ये आपको हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, है ना। और अभी आपने बोला कि gm बाई आर स्क्वायर जो है ना वो g नॉट की वैल्यू है, अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू जो होती है वो gm बाई आर स्क्वायर होती है, और फिर ये हाइट के साथ कम होती है, तो किसी h हाइट पे मुझे निकालना, तो हम यहाँ पे इस चीज पूरे चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि g नॉट इंटू 1 माइनस h बाई आर की पावर -2 हो जाएगा, है ना, कि h की पावर क्या हो जाएगी आपके -2। भाई ये फॉर्मूला तो जनरल वैलिड है किसी भी केस में, अगर ये केस है तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब अभी तक तो मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज किया नहीं, यहाँ पे मैं करूंगा, है ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे आपका इस केस में इसको क्या करूंगा, जैसे आपका अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस माइनस नहीं। अब आपको होता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर देंगे ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ऐसा हम तभी लिख सकते हैं व्हेन x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द 1 प्लस x की पावर अगर n है तो उसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं इफ x इज वेरी वेरी लेस देन। वैसे ही तो है भाई, h अगर r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो जो 1 के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म बहुत छोटा होगा, तो हम इसी फॉर्मूले को आपको पता है अगर 1 जो है इट्स वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द h बाई r, अगर इस केस में हम ये अप्लाई करें तो और मैनुअल एक्सपेंशन यूज करें तो अल्टीमेटली किसी हाइट पे g की वैल्यू है, g की वैल्यू हो जाएगा g नॉट इनटू 1 माइनस 2h बाई, तो g का हाइट के साथ जो वेरिएशन है उसका ये फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये आ गया और एनी हाइट, तो भाई बिना अप्रोक्सीमेशन के कोई भी हाइट ले लें बहुत लार्ज है उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। लेकिन इसी में अगर हाइट जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हम g का वेरिएशन हाइट के साथ ये फॉर्मूला g इक्वल टू क्या हो जाएगा g नॉट इनटू 1 माइनस 2h बाई r। तो वेरिएशन इन g जो होता है सबसे पहले हाइट के साथ वेरिएशन, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी g की वैल्यू क्या होगी, कम बढ़ेगी। तो पहला वेरिएशन आपका यहाँ सर तो दोनों ये फॉर्मूला गया यस बोलो सर ये जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, ये कैसे आया? नहीं सर ये जी एम में लिखा ना। अच्छा सर हाँ तो इसी से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, इस वाले टर्म से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एच बाई आर आ गया। फिर जीएम बाई आर स्क्वायर जो होता है वो जी नॉट के इक्वल होता है, ओके सर और इस पूरे को ऊपर ले गए और फिर बाइनरी एक्सपेंशन यूज कर अल्टीमेटली फॉर्मूला ही आ गया। तो दोनों फॉर्मूले याद रखना, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि कम हाइट के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ज्यादा हाइट के लिए इसी में यूज, गलत है। कम हाइट के लिए इसको यूज करना, अगर बहुत लार्ज हाइट है तो उसके लिए नॉर्मली हम ये फॉर्मूला यूज, क्योंकि ये तो तभी वैलिड होगा जब ये अप्रोक्सीमेशन होगा। तो ये पहला वेरिएशन आ गया, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, है ना। ऐसे ही अभी मैंने बोला हाइट के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू कम हो रही है ना, डेप्थ से भी तो जी कम हो रही है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती है और सेंटर पे जी होती है, जीरो होती है। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। सेकंड फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ जाएगा वेरिएशन इन जी राइट ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ के साथ जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ का मतलब ये हो गया कि अगर ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे अगर जी की वैल्यू जी नॉट है, सरफेस पे अगर जी की वैल्यू हम जी नॉट ले लें, है ना, जो कि इक्वल है जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसके सरफेस से किसी डी डेप्थ पे, है ना, इसकी रेडियस अगर हम आर ले लें तो इसके किसी डी डेप्थ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ किसी डी डेप्थ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी, है ना भाई। सरफेस पे अगर जी की वैल्यू जी नॉट है
तो सरफेस से किसी डी डेप्थ पे जी की वैल्यू कितनी है ना, तो निकाल सकते हैं। अभी आपने बोला कि जैसे आपने जी इनसाइड का फॉर्मूला यूज कर लो इसके लिए, भाई जी इनसाइड की वैल्यू क्या होती है, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, और स्मॉल आर जो होता है वो ये डिस्टेंस होती है सेंटर से जहां मुझे निकालना है। तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्मॉल आर आर माइनस डी हो जाएगा ना, फिर सरफेस से डी डेप्थ जो होगा उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से आर माइनस डी, जी इनसाइड में स्मॉल आर की जगह पे आप ये पुट कर दो, तो जो जी इनसाइड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई आर माइनस बाई आर, है ना। तो जी इनसाइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाई, स्प्लिट कर दिया, एक आर स्क्वायर को बाहर छोड़ा, एक आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और जी एम बाई आर स्क्वायर जी नॉट हो जाएगा, तो जी इनसाइड की वैल्यू आपकी हो जाएगी जी नॉट इंटू 1 माइनस डी, तो सेकंड फॉर्मूला आपका ये है। हाँ भाई किसी भी डेप्थ डी पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा जी की वैल्यू डिक्रीज, डेप्थ बढ़ाओगे जी डिक्रीज होगी, जैसे हाइट के साथ जी डिक्रीज होता है वैसे डेप्थ के साथ भी जी डिक्रीज होता है, हाँ डेप्थ सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, अर्थ के सरफेस पे, इस सेकंड फॉर्मूला है ना, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, एक ही फॉर्मूला है, उसके तो दो फॉर्मूले, इसका एक ही फॉर्मूला होता है जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये आपका जी इनसाइड आ जाएगा। ये आपका इसका हिस्सा है, तो जस्ट हमने इसको डिफाइन है ना। थर्ड एक वेरिएशन और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, हाँ ये थर्ड जो है इसमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट है ना, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन, इसकी वजह से जी में क्या वेरिएशन होता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो देखो क्या होता है, अभी तक हम ये मान के चल रहे थे ना कि अगर इस तरह से अर्थ है तो हाइट से डिक्रीज होगा, डेप्थ से डिक्रीज होगा, लेकिन अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, हर जगह पे जी नॉट ही रहेगा कहीं भी। अभी तक आपने एक ही बोला कि भाई हाइट में अलग होगा, डेप्थ में अलग होगा, लेकिन सरफेस पे हर जगह पे जी की वैल्यू सेम ही रहेगी। ऐसा तभी होगा जब हम रोटेशन को नेग्लेक्ट करें, लेकिन आपको पता है अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है विद सम ओमेगा, और ये ओमेगा बहुत कम होती है ना, ओमेगा जो होती है ये 0.034 रेडियन पर सेकंड, बहुत स्लोली रोटेट करती है। तो जब ये स्लोली रोटेट करेगी ना तो सरफेस पे भी जी की वैल्यू अलग अलग होगी रोटेशन की, है ना, कि भाई इक्वेटर पे अलग होगी, पोल्स पे अलग होगी, हर एल्टीट्यूड उसके साथ लैटिट्यूड के साथ चेंज होगी। तो अगर मैं ये लेना चाहूँ कि ये आपका सपोज कोई इक्वेटर है ना, तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि किसी थीटा लैटिट्यूड पे, है ना, थीटा इज द लैटिट्यूड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी, है ना, भाई इक्वेटर से थीटा लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू कितनी, अगर हम रोटेशन को कंसीडर करें तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू चेंज होगी। तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन। हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ तो एक जी नॉट सेंटर की तरफ तो लगी होगा, अभी आपने पढ़ा, और उस जी नॉट की वैल्यू को हम जानते हैं, जो जी नॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो बाहर की तरफ लगेगा, अगर ये रोटेट कर रहा है तो बाहर की तरफ में क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से भी एक्सेशन होगा। तो आप जानते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर हम अर्थ के फ्रेम में चले जाएं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
है ना, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ के फ्रेम में जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r। तो इतना फोर्स बाहर की तरफ एक और लगेगा ना, तो इसको मास से डिवाइड करेंगे तो उसकी वजह से भी एक्सप्रेशन होगी, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्रेशन भी है। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्रेशन जो होगा ना वो ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल r होगा। ये फोर्स है, मास से डिवाइड करेंगे एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब किसी भी थीटा लैटिट्यूड पे दो एक्सप्रेशन लगेंगे, जी नॉट एंड ओमेगा स्क्वायर r ये रेडियस है, ये जो रेडियस है वो आपका है ना, ये पॉइंट नोटेट कर रहा होगा ना, तो उसका रेडियस क्या है, जैसे कि आपका अर्थ है एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द, ये पूरा सर ये है आपने ना। बाहर की तरफ क्यों एरो रखा है इसका? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर की सर तरफ, आर किसका रेडियस है? इस कैपिटल R या स्मॉल r, स्मॉल आर सर किसका इतना जो रेडियस है? ना, जो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रोटेट करेगा अर्थ के साथ तो उसके सर्कुलर मोशन करेगी। अगर यहाँ पे पार्टिकल होता तो उसका तो रेडियस कैपिटल R के इक्वल होता है ना, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल तो उसका रेडियस कैपिटल R थोड़ी होगा, स्मॉलर होगा ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेडियस इसकी कम होती है, तो स्मॉलर जिस लैटिट्यूड पे हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं उस लैटिट्यूड पे सर्कुलर मोशन की रेडियस है, थीटा लैटिट्यूड पे सर्कुलर मोशन की वो क्या है, कि आपकी रेडियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल तो अंदर की तरफ हम लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअली इसके फ्रेम में जाते हैं तो बाहर की तरफ। तो हम बोलेंगे अब इस पॉइंट पे ना दो एक्सप्रेशन लग रहा है कि अगर हम अर्थ के रोटेशन को नहीं लेते तो हर जगह पे कहीं भी हम ऐसे लेते, हर जगह पे जी नॉट ही लगता है, सेंटर की तरफ वो सेम रहता है हर जगह, सर है ना। हर कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है सर, कौन हाँ। प्रोवाइड कर रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना इससे सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स के लिए कोई सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती ना आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। जैसे किसी भी चीज में आप रोटेट करते हो ना, जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किसी चीज में अगर आप इस तरह से रोटेट करते हो तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। मे बी अभी आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, अभी बस आप ये याद रखो कि भाई इस पॉइंट पे एक एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और एक बाहर की तरफ आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक्सेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल r। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, स्मॉल r इसकी रेडियस है। तो जो अब यहाँ पे इफेक्टिव जी होगा वो सिर्फ जी नॉट नहीं होगा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, ये चीज बहुत कम होती है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया इसे क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज बहुत कम होता है। तो जो इफेक्टिव जी होगा ना वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, भाई दो वेक्टर होंगे इनका रिजल्टेंट होगा इफेक्टिव जी की वैल्यू, है ना। मैं इसको यहाँ नहीं बनाता हूँ बल्कि कहीं और बनाता है इफेक्टिव जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये परेशान करेगा, है ना। इफेक्टिव जी जो होगा ना इस पॉइंट पे अब सिर्फ जी नॉट नहीं होगा बल्कि जी नॉट एंड ओमेगा स्क्वायर को क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट का कंसेप्ट यूज करूँ तो आप पूरे फिगर में बस आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, भाई इस पॉइंट पे एक लग रहा है ओमेगा स्क्वायर r और एक आपका लग रहा है जी नॉट। इस जी नॉट एंड ओमेगा स्क्वायर r के बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा, सही है ना। भाई ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस। तो जो इफेक्टिव जी होगी वो इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर की क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी रिजल्टेंट। तो जब रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा, ये जी है। भाई जी नॉट तो पहले लग ही रहा था अर्थ के मास की वजह से, एक रोटेशन की वजह से सूडो फोर्स भी बाहर, तो उस पॉइंट पे जो इफेक्टिव जी होगी वो इन दोनों की क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी, इसके बीच का एंगल 180 माइनस। तो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आप जानती है कि अगर आपको जी निकालना है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी नॉट
into omega square into small r cos 180 minus a. मैंने जस्ट वो फॉर्मूला यूज किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब एक चीज को ध्यान रखना, ओमेगा कितनी कम है, 0.034। तो इसका जो फोर्थ पावर आएगा ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर, वो तो बहुत छोटा होगा ना, इसका जो फोर्थ पावर होगा वो बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करना होता है। आप सिंपल रिलेशन जानना चाहते हो, वैसे तो रिलेशन है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी नॉट, माइनस आ जाएगा, cos 180 माइनस थीटा की वजह से माइनस साइन आ गया। अब यहाँ पे स्मॉलर की भी वैल्यू आप पुट कर, आप देखो इस कैपलर और स्मॉलर में रिलेशन होगा ना, भाई ये जो होगा ये r cos थीटा ही होगा। अगर ये पूरा r है तो ये जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस तो स्मॉलर होगा, ये कैपिटल r cos थीटा होगा। तो जो स्मॉलर होगा उसकी जगह पे हम कैपिटल R cos थीटा, ये आपका हो गया कैपिटल R cos स्क्वायर। ये cos थीटा तो पहले से था, एक आपने स्मॉलर की वैल्यू कैपिटल R cos थीटा, है ना। तो ये आपका एक टर्म थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, आगे इसको नेगलेक्ट करने के बाद मैं स्टिल और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे से जी नॉट को मैं कॉमन लूंगा। तो जैसे मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की पावर है। इस पूरे से मैंने जी नॉट को कॉमन ले लिया, सॉरी बाई जी नॉट भी आ जाएगा। इस पूरे से अगर अंडर रूट के बाहर मैंने जी नॉट ले लिया तो जी नॉट स्क्वायर तो जी नॉट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो खाली जी नॉट है ना, तो जी नॉट नीचे मल्टीप्लाई, तो आपने हाफ पावर ले लिया, उसको नेगलेक्ट कर दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, स्टिल 1 के रिस्पेक्ट में ये टर्म अभी भी बहुत छोटा है, जैसे आपने बोला ना इस बाकी टर्म के रिस्पेक्ट में टर्म बहुत छोटा है, तो इस बाकी के रिस्पेक्ट में इसको आपने नेगलेक्ट कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी इस 1 के रिस्पेक्ट में ये टर्म अभी भी छोटा होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर थोड़ी टाइम, ओमेगा का स्क्वायर भी तो छोटा ही होगा। तो हम यहीं पे बाइनरी एक्सपेंशन है ना, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, बाइनरी एक्सपेंशन, सेम वही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 1 प्लस क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। मतलब पर्पस सबका सिंपल सा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से हम कैलकुलेट नहीं करना, हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके इसको सिंप्लीफाई करना। तो वापस बात है, जब मैं बाइनरी एक्सपेंशन लगाऊंगा तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ये जी नॉट इंटू 1 माइनस ये हाफ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा बाय जी नॉट, हाँ, और फिर इस जी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल आपके पास फॉर्मूला आ गया कि अगर कहीं भी सरफेस पे जी की वैल्यू अगर जी नॉट है तो किसी थीटा लैटिट्यूड पे जी की जो वैल्यू होगी उसका आपने ये फॉर्मूला लगाई, वहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो जी की वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। वे अर्थ के सरफेस पे जी नॉट है तो सरफेस पे हर जगह पे जी की वैल्यू सेम नहीं रहती, वो लैटिट्यूड के हिसाब से वैल्यू, तो किसी भी थीटा लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी नॉट से कम होगी, कितने अमाउंट से कम होगी, ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से। तो आप ध्यान दो कि कहां पे जी की वैल्यू सबसे कम होगी, किस जगह पे, अगर जी की वैल्यू Poles. मिनिमम की हम बात करें, पोल्स, पोल्स पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है ना, कि पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम पोल की बात करें, सॉरी जी की वैल्यू सबसे कम इक्वेटर पे होगी, पोल्स पे नहीं। अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यस तो जी की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी, वहां पे जी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर, सर पोल पे मैक्सिमम होगी, पोल पे मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज माइनस हो रहा है ना, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है cos थीटा कम होता है,
तो पोल्स पे जी की वैल्यू सबसे कम, इक्वेटर पे सबसे कम। जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ेगी और पोल पे मैक्सिमम हो जाएगी। इधर हम बात करें पोल्स की, तो थीटा वहां पे 90 हो जाएगी। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया ना, मतलब जी की वैल्यू जी नॉट की इक्वल। मतलब जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ पे सबसे कम होगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, और यहाँ पे मैक्सिमम जी नॉट के इक्वल। किसकी वजह से? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर हम उस रोटेशन को नहीं लें तब तो ओमेगा जीरो हो जाएगा। अगर ओमेगा जीरो हो जाएगा फिर तो ये टर्म होगा ही नहीं, तो जी जी नॉट के इक्वल होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि दिस इज नोन एज ए वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, है ना। कैसे मैंने डिराइव किया है ना, ये टर्म बस आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखना है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, जैसे स्ट्रिंग में हम बैठते हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स है, सूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जी नॉट का रिजल्टेंट इफेक्टिव, उससे थोड़ा सा आपने मैनुअल एक्सपेंशन यहाँ पे इस चीज, है ना, उससे आप यूज। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिए साहब। भी थ्योरी काफी हो गया, न्यूमेरिकल्स करने का ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा होती है, ग्रेविटेशन में थ्योरी ज्यादा। है ना, एक और वेरिएशन होता है लेकिन वो आप पढ़ते नहीं, वेरिएशन ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, है ना। शेप ऑफ द अर्थ स्फीयर थोड़ी होता है, बल्कि यहाँ पे कंप्रेस्ड होता है। जियोइड। कंप्रेस्ड होगा तो आर आर कम होगी तो जी ज्यादा होगा। बोल्स पे जो जी ज्यादा होता है वो दो वजह से होता है, एक तो रोटेशन की वजह से, और दूसरा यहाँ पे कंप्रेस्ड रहता है तो रेडियस कम होता है। तो अगर रेडियस कम होगी पोल्स पे तो जी की वैल्यू ज्यादा, इक्वेटर पे बल्ज होता है, रेडियस ज्यादा होती है, रेडियस ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी? कम। वो लेकिन उतना ही important नहीं है ना। एक और वेरिएशन का नाम आप लिख सकते हो, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। ये आप कल बताओगे? नहीं नहीं, इसको बताने की जरूरत नहीं, तो आप लिख लो वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ जो होता है वो एक्चुअली में आर कम होता है ना वहां पे पोल्स पे, तो पोल्स पे अगर आर कम होगा तो वहां जी ज्यादा होगा, और इक्वेटर पे आर ज्यादा होता है तो वहां पे जी की वैल्यू कम होती है। दोनों में 21 किलोमीटर का डिफरेंस रेडियस है। इक्वेटर एंड पोल में अर्थ के रेडियस का डिफरेंस 21 किलोमीटर है ना, वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। चलो, मेन ज्यादा रोटेशन से ही फर्क, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो द डिफरेंस ऑफ रेडियस, रेडियस एट इक्वेटर एंड पोल, पोल इज 21 किलोमीटर, है ना। मतलब रेडियस एट इक्वेटर पे जो होता है दिस इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, और जो आर ई एंड आर पी का डिफरेंस होगा ये आपका 21 किलोमीटर, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना कि जो जी नॉट की वैल्यू होगी वो जी एम बाई आर स्क्वायर होगी, आर कम ज्यादा होगा तो उससे भी जी की वैल्यू क्या होगी? इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द, ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देन वी स्टॉप द क्लास।
एक क्वेश्चन तो करने का बनता है। सर पोल पे भी क्या है? रेडियस और पोल पे तो 0 होना चाहिए ना रेडियस। अरे अर्थ की रेडियस, वो रेडियस नहीं है, ये वाली रेडियस। बेटा सब लिखना पड़ता है मुझे, अभी आप लोग बुक नहीं पढ़ते ना। ये रेडियस आर ई, ये रेडियस आर पी, सर्कुलर मोशन वाला रेडियस नहीं, ऐसे बल्ज होता है ना, ये ऐसा इस तरह से संतरे जैसा होता है। तो संतरे का रेडियस जो होगा यहाँ पे कम होगा ना आर पी, और ये ज्यादा होगा। सर्कुलर मोशन का रेडियस नहीं कि 0 होता है, जो सर्कुलर मोशन होता है उसका रेडियस होगा, उसके तो हम अभी बात ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अरे बहुत सारे मैसेज आए थे। हाँ सही बात, सही बात, सही बात, पोल्स पे ऐसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो भव्य आप कि G बाई आर प्लस एल, यूनिट ऑफ V जो होगा सक्षम वो होगा जूल पर केजी, जूल पर केजी होता है। एंड भव्य आप सही बोल रहे हो कि जो पहला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हाइट की वैल्यू आर के इक्वल होगी या उससे कंपेरेबल। सही बोल रहे हो, मैं अभी बोर्ड शो करता हूँ। ये कोई नहीं है, कल करेंगे क्वेश्चन है ना, क्योंकि आज क्वेश्चन करूंगा तो ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करके आना, फिर ये मत सोचना कि कल सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे। जैसे आज हुआ था शुरू में कुछ क्वेश्चन हो गए, फिर अगली थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही कल भी होगा। स्टार्टिंग में ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है दैट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, वो करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.